नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हमारे साथ है लेवी जी जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और ये इंटरनेशनल रिलेशन की भी स्टडी कर रहे हैं, जो उनको काफ़ी डिटेल नॉलेज है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो आज हम इनसे बात करेंगे रिगार्डिंग जो हमारा एक इंडिया का अभिन्न अंग है बट हमसे जुदा है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। यस, आप सही सोच रहे हैं। आज हम बात करेंगे पीओजे के जीबी की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्चिस्तान। अनफॉर्चुनेटली हम पीओके ही बोलते हैं, जम्मू को ऐड नहीं करते, गिलगित बलूचिस्तान को ऐड नहीं करते। तो वो भी हमारा एक अभिन्न अंग है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए। आज हम पूरे डिस्कस करेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में क्या पॉलिटिक्स थी, क्या सिचुएशन था, कैसे ये पीओजे के जीबी बना, अ, क्या अभी वहां पे चैलेंजेस है, और अगर इंडिया को फिर से उसको एक्वायर करना है तो क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करेंगे। पूरा डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे लेवी जी से। तो लेवी जी, थैंक यू वेरी मच आने के लिए और आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। अब आपके पास पूरा कंट्रोल है। आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आप इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या थे, क्या हुआ उस टाइम 1947 में, जो ये सिचुएशन हमको आज फेस करनी पड़ रही है, और उससे पहले क्या हो रहा था। तो आप प्लीज हमें पूरा डिटेल में बताइए। पहली बात तो दिनेश जी, आपके शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई एम प्रिविलेज्ड टू बी हियर। आपके श्रोता जो हैं उनके साथ में मेरे थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए मैं आभारी हूँ आपका। देखिए, जो रियासत और जम्मू कश्मीर जो था 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के पहले, एज पार्ट ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, उसके मुताबिक जो एक दो डोमिनियन बने इन द मिडनाइट ऑफ अगस्त 15th ऑफ 1947। इंडिया और पाकिस्तान, दो डोमिनियन बने। और आपको इतना भी डेफिनेटली पता है कि उस टाइम पे ये डोमिनियन के जो टेरिटरीज थे, उसके अलावा अराउंड 500 प्लस देवर किंगडम्स। ठीक है। प्रिंसली, और डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में जो थे। प्रिंसली स्टेट्स और किंगडम्स थे। तो उसको बाय डिफॉल्ट किसी डोमिनियन के साथ में अटैच नहीं किया ब्रिटिश ने। इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उनके राजा को, प्रिंस को दिया है, क्योंकि वो उनको सॉवरेन मानते थे। उन्होंने ये कहा कि भाई आपके पास ये ट्रीटी ऑफ एक्सेशन उन्होंने बनाया है एज पार्ट ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ 1947। और इसके मुताबिक उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो एसीड टू इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। और और ये सब लीगल तौर पे था। ठीक है। नाउ जो जो जम्मू कश्मीर रियासत था, सबसे बड़ा रियासत था उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में। तो उनके जो राजा थे, राजा हरी सिंह, उनको काफी इंडिकेशंस आई पाकिस्तान से, और इंडिया ने ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया एज फार एज जम्मू कश्मीर इज कंसर्न, क्योंकि उनका एक यूनिक रिलेशनशिप था पंडित जवाहरलाल नेहरू से। और आपको ये भी याद दिला दूं कि उस टाइम के जो लास्ट वाइसरॉय थे, वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। ये भी आपको नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला, उस टाइम पे पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसने जो उस टाइम का जो सॉरी, तो महाराजा हरी सिंह था, रियासत जम्मू कश्मीर का हेड, उसके साथ में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कि भाई हम जो जैसा है वैसा हम रखेंगे, हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, हम विल गो ऑन एज इज। उन्होंने ये इंडिकेशन भी पाकिस्तान ने उनको दिया कि जॉइन आवर डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ से भी भारत ने भी थोड़े जो एमिसरीज थे उनके साथ में इंडिकेशंस किया है कि यू हैव द ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया एज वेल। तो जो महाराजा थे, उनका तो पूरा एक सिस्टम था वहां पर। वहां पे जो गवर्नमेंट था उनका, उनकी आर्मी थी, उनके जो ग्राउंड लेवल पे उनके जो एजुकेशन था, मिनिस्ट्रीज थे, सारे कुछ था, उसका सेटअप था। और अगर मैं आपको मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ कि एक मैप दिखाइए वहां पर रियासत जम्मू कश्मीर का, जो भारत का, भारत के नॉर्थ
में अभी जो स्टेट ऑफ जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। तो ये पूरा जो ऊपर देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पूरा रियासत का एक हिस्सा था कंप्लीट। और उनका जो कैपिटल था वो समर कैपिटल आपको पता है कि श्रीनगर था और विंटर का जम्मू था, ठीक है। और इनका रोज रूल करते थे डोगरा राजा जो हरि सिंह जो थे, और ये इसकी स्थापना की थी गुलाब सिंह ने इन 1800s। तो ये सिचुएशन था। अब क्या हुआ कि अगस्त 15 को दोनों कंट्रीज को पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन ऑन 15th अगस्त ऑफ 1947। इससे अगस्त और सितंबर अक्टूबर 22 को पाकिस्तान ने वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो था उसको भंग किया, और वहां पर रेगुलर और इरेगुलर फोर्सेस जो कबाइलिये थे, पश्तून कबाइलिये, जैसे अफरीदी हो गया ट्राइब्स के, यूसुफजई, इन सारों को बंदूक और असला लेकर इन्होंने कश्मीर में मुजफ्फराबाद और वहां उसके थ्रू बारामुल्ला, यहाँ के इसके थ्रू जो वैलीज हैं वहां पे दाखिल किया विद द इंटेंशन के हम श्रीनगर को फतह करेंगे, कैप्चर करेंगे, और हम बेसिकली इस सारे टेरिटरी को हाथ में ले लेंगे। जब ये शुरू हुआ अक्टूबर 22 ऑफ 1947 को, तो इन्होंने 2 या 3 में काफी डिस्टेंस कवर किया, राइट, और वो आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान महाराजा हरि सिंह पैनिक्ड और उसने भारत से मदद मांगी। भारत ने उनको क्लियरली बता दिया, देखिए ये आपका जो है ना, इट्स अ इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ कंट्री एट द मोमेंट, हमारा वहां पे कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए हम आपको हेल्प नहीं कर सकते लीगल तौर पर। हाँ, अगर ये आप ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे तब हम जाकर वहां पर मुदाखलत कर सकते हैं लीगल तौर पर, क्योंकि वो सारा कुछ फिर इंडियन सॉवरेन टेरिटरी बन जाता है फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स। जब आप साइन करोगे और उस पे हम जो काउंटर साइन करेंगे, जो हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड माउंटबेटन, वो साइन करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये आउटस्कट तक आ गए थे, आई थिंक 25th को, मैंने कहा था 2-3 दिन लगा उनको, जी, क्योंकि उन्होंने जी। ये वो जल्दी भी आ सकते थे, पर उन्होंने क्या किया कि ऑन द वे जब वो आ रहे थे फ्रॉम बारामुल्ला, उस समय उन्होंने बहुत रेप, मर्डर, पिलिजिंग और लूट मार, खून खराबा किया, उन्होंने बहुत किया, बहुत सारे हिंदुओं और सिखों को मार दिया, और उन्होंने मुसलमानों को भी मारा, कश्मीरियों को भी बहुत बेदर्दी से मारा। तो वो बड़ा खौफनाक समय था, उन्होंने 2-3 दिन लगा दिए वहां पर। तो उसके बाद में जो हुआ, जो जब उनको जब पता चला हरि सिंह को कि भाई श्रीनगर इज अबाउट टू फॉल, तब जाकर उसने वो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और उसने न्यू दिल्ली को भेज दिया, और ये साइन हुआ 26 रात को। तो ये डॉक्यूमेंट न्यू दिल्ली पहुंचते पहुंचते मिडनाइट के बाद में हमारे गवर्नर जनरल को के हाथ में आया, और उसने 27 के वेरी अर्ली मॉर्निंग, 27 अक्टूबर 1947 को अर्ली मॉर्निंग को उसने दस्तखत करके, फ्रॉम दैट पॉइंट व्हेन द इंक बिकेम ड्राई, बिफोर द इंक बिकेम ड्राई, the whole of Riyasat of Jammu Kashmir became an inalienable and integral part of the Indian Union। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बात। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि फिर हमने हमारे ट्रूप्स को हमने एयरलिफ्ट किया, क्योंकि वहां पर रोड्स डायरेक्टली नहीं थे हमारे वहां पर, तो उनको डायरेक्टली एयरलिफ्ट करना पड़ा टू श्रीनगर एयरपोर्ट। उसके बाद में जो जंग शुरू हुई पाकिस्तान और जो कबाइलियों के साथ में, बेसिकली बिकॉज पाकिस्तान आर्मी आल्सो इन द मीन टाइम ज्वाइंड, और फिर दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट कश्मीर वॉर ऑफ 1947-1948। और ये एक और मैं बात बता दूं, उसके अंदर जो आप देख रहे हैं लद्दाख का पार्ट है। इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू टू, दूसरा जो एक मैप है, जो ये नहीं, दूसरा वाला, इफ यू कैन, ये पार्ट जो है आपको ये समझना है कि कश्मीर का जो एरिया है वो बड़ा छोटा है। अगर जम्मू कश्मीर का देखोगे तो ओनली 1/4 इज ऑफ द बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर का हिस्सा सिर्फ 1/4 है,
और या 1/3 है, ठीक है। बाकी के 2/3 हैं वो बड़ा जम्मू का एरिया है। और मोस्ट ऑफ द एरिया इन करंटली अंडर पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो बोलते हैं, उसमें से जो एरिया है उसका 80 85 90% जो है वो जम्मू का एरिया है, और सिर्फ 10% जो है वो कश्मीर का एरिया आता है। तो हमने 90% ऑफ जम्मू हमने सॉरी कश्मीर हमने लिबरेट कर दिया 1947 के बाद में कंप्लीटली फिर भी हम वहां पर। पीओके बोलते हैं। ये गलती से बोलते हैं ना ये। अब आप देखो कि इस पूरे जो रियासत से उसका जो 10वां हिस्सा जो है वो कश्मीर है, हम उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, और ये हमारे भारत के अगेंस्ट जाता है। और सैडली कि हमारे भारतवासी ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है इसको दुरुस्त करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। मैं आपको उस बाद में बताऊंगा इसका जो इल इफेक्ट्स हैं, जो जो हमारे दुश्मन एडवांटेज उठाते हैं, मैं उसको उसका भी बताऊंगा कि क्यों हमें पीओजे के जीबी बोलना चाहिए, वो पूरे एरिया को दर्शाता है। ठीक है। तो ये अच्छा, ये डेट हो गया आपको हो गया 27 अक्टूबर 1947। ठीक है। इस डेट पे इट बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये अभी अगर आप देखोगे गिलगिट बल्तिस्तान, अगेन काफी ना लोग गलती से उसको बलूचिस्तान बोलते हैं। बलूचिस्तान नहीं है, बल्तिस्तान है। नहीं नहीं, मैं जनरली कहता हूँ, काफी लोग ऐसे हो गए हैं नहीं, वो बोलते मेरे से भी हैं। निकल गया था वो। अच्छा, मैंने सेम नोटिस नहीं। है जी। और ये बल्तिस्तान है, और बल्तिस्तान जो रीजन है ये पूरे जो देख रहे हैं आप, गिलगिट जो एरिया है उस जो वेस्ट पे आता है, और बल्तिस्तान आता है वो ईस्ट पार्ट, और ये जो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। और तो आप ये देखेंगे। और उसके बाद में कश्मीर हमने डिस्कस किया, जम्मू हमने डिस्कस किया, और बाकी जो इंडिया के कंट्रोल में जो लद्दाख का पार्ट है वो यहाँ पे दिखाया है मैप पे, लद्दाख। पर वैसे गिलगित बल्तिस्तान वो लद्दाख का ही हिस्सा है, अंडर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जो लद्दाख। ये सारा एरिया लद्दाख के अंदर आता है। और लद्दाख के अंदर ऑल्सो आता है शक्सकाम वैली। ये है 5140 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया एज पार्ट ऑफ देयर सो कॉल्ड बॉर्डर एग्रीमेंट ऑफ 1963 मार्च 2nd, which was signed by the then foreign minister of Pakistan जुल्फिकार अली भुट्टो। इनको फ्री में दे दिया। अच्छा, दूसरा जो है सियाचिन ग्लेशियर का एरिया है। इट्स अ ट्रायंगुलर एरिया। नॉर्थ पे जो है शाक्सकाम वैली है, ईस्ट पे है जो गांछे प्रोविंस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, और वेस्ट पे है हमारा नुब्रा एरिया, जो नुब्रा का जो एरिया है वो पड़ता है। और उसके इमीडिएटली ईस्ट पे ईस्टर्न लद्दाख का जो एरिया है, जो चाइनीज ने 1962 वॉर में उन्होंने ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। और नीचे का जो राइट हैंड कॉर्नर है वो भी ईस्टर्न लद्दाख के अंदर आता है, पर वो डेमचोक एरिया में है। उसका उसका ज्योग्राफी थोड़ा अलग है। और वहां पे दो पासेस हैं, जाराला और चांगला, वहां तक हमारे सरहद थे। तो ये आपका पूरा आपका ये है। और ये शाक्सकाम, अच्छा, तो फिर बाद में हम जाएंगे कि ये शाक्सकाम वैली की इंपॉर्टेंस और शायद सियाचिन ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस क्या है। काफी लोग कहते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर की ये इंपॉर्टेंस है कि हम पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक वेज घुसाना चाहते हैं। ये कंप्लीटली नॉनसेंस है। वैसे अगर आप देखोगे तो ऊपर से तो वो कनेक्टेड है, ऊपर से तो कनेक्टेड है, ऐसी बात नहीं है कि यस। गिलगित बल्तिस्तान और पूरे वहां से तो कनेक्टेड है। तो उसको एक रिच वेज तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है वहां पर। पर इसके लिए जो रियल इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, जहां पे हमने अपने फौजें रखी हैं -50 डिग्री सेंटीग्रेड में, राइट, मोस्ट ऑफ द ईयर इट इज ऑलवेज स्नोइंग आउट देयर एट वेरी टेरेबल। उसका रीजन ये है कि अगर हमारे पास लैंड बॉर्डर शाक्सकाम वैली तक क्या नहीं रखते हम कंटिग्युअस, तो हम उस एरिया को क्लेम नहीं कर सकते। और उस एरिया का सबसे मेन जो क्लेम है और हमारा जो इंपॉर्टेंस है, दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ इंडिया इन सेंट्रल एशिया। दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ इंडिया इन सेंट्रल एशिया। व्हेन आई मीन सेंट्रल एशिया का मतलब नॉर्थ ऑफ द काराकोरम रेंज, ऑन द प्लेन्स वहां पर ऑफ सेंट्रल एशिया, जहां पे शुरू होता है। वो हिंदुस्तान के बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है वहां पर, क्योंकि जो जो वाटरशेड होता है एक माउंटेन का, इस साइड का एरिया और उस साइड का एरिया, जनरली जो माउंटेन का जो बाउंड्रीज होती हैं वो साउथ ऑफ जो काराकोरम होता है और जो साउथ ऑफ हिमालयस होता है वो भारत होता है।
यहाँ पर जो है हमारा जो बॉर्डर है वो नॉर्थ ऑफ द बॉर्डर, जो माउंटेन रेंजेस भी हैं, द प्लेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ये बड़ा एक क्रूशियल एरिया है, इसको कंटिन्यूअस रखने के लिए भारत ने रखा हुआ है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है। जी, ये मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन दिया। नहीं, नहीं, सही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली नहीं, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जो ज्योग्राफी है। बिकॉज़ अगर हम ज्योग्राफी नहीं समझ पाएँगे तो कुछ भी नहीं समझ पाएँगे। आप कितनी भी डेमोग्राफी या कुछ भी बात कर लो, अगर आप ज्योग्राफी नहीं समझ सकते तो आप समझ ही नहीं सकते कि कैसे ये कंट्रोल में आएगा, वहाँ के पॉपुलेशन का माइंडसेट क्या है, वो पूरा हमें ज्योग्राफी के थ्रू ही पता चलता है, इतनी इम्पोर्टेंस ज्योग्राफी रखती है। आपकी बात एकदम सही है जो आपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो बताए। लेकिन इसमें एक और चीज़ था अगर आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि हम लोग जीत रहे थे। हम लोग जो वॉर है 1947-48 में वी आर विनिंग द वॉर। तो हम फिर रुक क्यों गए? खाली यूएन में जाने के लिए हमको एक बड़ा भाई या बड़ी फिगर शो करने के लिए, पीस प्राइज़ लेने के लिए? एक्चुअल रीज़न क्या था रुकने का उस टाइम? फिर मैं आता हूँ अपने यहाँ की पॉलिटिक्स पे। पहले अगर आप थोड़ा बताना पाएँ कि हम रुके रुके क्यों थे वहाँ पे? जी, जी। देखिए, आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, जो महाराजा हरि सिंह का जो रोल था ना, वो लिटरली लिटरली खत्म हो गया था। ठीक है? तो वहाँ के जो पॉपुलर लीडर थे, शेख अब्दुल्ला, ठीक है? उसके साथ में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, उनका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके अच्छे रिलेशंस थे। उनको ये पता था कि अगर हूएवर, क्योंकि डेमोग्राफिक्स वहाँ पे कश्मीरियों की ज़्यादा थी, जो भी कश्मीर के जो आवाम डिसाइड करता, कश्मीर पूरा रियासत उसको जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना पता था कि अगर शेख अब्दुल्ला हमारे साथ में है, क्योंकि उनका सबसे कश्मीरी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर वोट होगा, तो ये पूरा भारत को मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं था उसके, और उसका लॉजिक सही था उस टाइम के लिए। पर इन्होंने, तो फिर शेख अब्दुल्ला को इतना भी पता था जो लोकल डायनामिक्स था, कि जो अभी जो पीओजेके है, पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर जो एरिया है, वो उसको ये पता था कि वो उनके साथ, शेख अब्दुल्ला के साथ में नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स इसके अंदर इवॉल्व हो गया। तो उसने जब जब हम वॉर जीत रहे थे, और क्योंकि शेख अब्दुल्ला को अपना पावर बचाना था, उसने ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को सलाह दी कि आप ये जो नॉर्दर्न जो एरिया है, ठीक है, इसको आप छोड़ो, क्योंकि वहां पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कश्मीर वैली जो है सबसे इंपॉर्टेंट, उसको हम रखते हैं, क्योंकि दैट इज व्हाट दिस रियासत इज नोन। बाकी तो सब माउंटेनस एरिया है वहां पर, ठीक है। और जितना जम्मू हमने ले लिया वो ले लिया, ठीक है। उस साइड ऑफ जम्मू में जो उनके अच्छे पॉलिटिक्स नहीं चलते थे, इसलिए। और उसने ये भी कहा कि, और पंडित जवाहरलाल ने ये सोचा कि मैं तो एक वर्ल्ड लीडर अपना दर्शाना चाहता हूँ अपने आप को, इसीलिए मैं यूएन का हेल्प लूंगा। उसको ये लगा कि वो एक मल्टीलैटरल एक फोरम में जाकर अगर वो अपनी सुनवाई करवाएंगे, तो उसको इंडिया का नाम बढ़ेगा उसके अंदर। इसकी मेरे हिसाब से बड़ी गलती थी, ठीक है। ये जो काम पाकिस्तान ने जबरन शुरू किया, जो विद एग्रेशन, दैट कैन नेवर बी कंडोन्ड, उसको कभी भी रिवॉर्ड नहीं कर सकते। तो और ये जाकर भारत ने, और ऊपर से जाकर वहां पे प्लेबिसाइड का उन्होंने कमिटमेंट भी कर दी। पर ये भी समझना है हमें कि प्लेबिसाइड इज अ पॉइंट इन टाइम, क्योंकि उस टाइम और जो यूएन रेजोल्यूशंस जो पास हुए हैं उसके अंदर सीक्वेंशियल थे, 3 कंडीशंस थे जो भारत ने एग्री किया, क्योंकि उनको पता था अगर ये प्लेबिसाइड होता है तो ये बाकायदा बाकायदा पूरा रियासत जो हमने अभी मैप में दिखाया था वो भारत के कंप्लीटली आ जाएगा। और पाकिस्तान को ये पता था कि अगर ये शेख, जिसके पास साइड पे शेख अब्दुल्ला है, उसका कश्मीर हो गया, मतलब जब रियासत तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया, उनको भी पता था। इसीलिए जब ये जो यूएन रेजोल्यूशन पास किए, उसका कंडीशन नंबर 1 था कि पाकिस्तान अपने रेगुलर और इरेगुलर फोर्सेस कम ऑल ऑफ देम, उनको वहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको ये कंडीशन उनको पता था कि अगर प्लेबिसाइड कराना है, जो मांग थी, जो इंडिया ने कमिटमेंट किया था, उन्होंने वो किया नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने वो कमिटमेंट किया नहीं। उनको पता था कि अगर हम निकले और यूएन का प्लेबिसाइड हुआ तो ये भारत को ऑफिशियली सारा मिल जाएगा।
ठीक है, वो चाहते नहीं थे, तो उन्होंने ये समझा कि यार छोड़ो इस यूएन रेजोल्यूशन को, हम नहीं हटेंगे यहां से, ठीक है, डिले करते जाओ, ठीक है। तो इंडिया ने कहा कि भाई इनको हटाओ यहां से। वो कहते हैं हम नहीं हटा सकते, ये हम लाके बैठे, तो एक डेडलॉक हो गया, डेडलॉक हो गया। उसके उसके बाद में, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जनवरी, ये लड़ाई चलती रही, ठीक है। अच्छा, ये एक नवंबर 1 1947 का बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, आपके श्रोताओं को ये समझना है। 27 अक्टूबर 1947 वो भारत का हिस्सा हो गया, सॉवरेन टेरिटरी हो गया फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स। नवंबर 1 को गिलगिट बल्तिस्तान, डोगरा जो जो थे वहां पर वो हार गए, क्योंकि वहां पे म्यूटिनी हो गई, और ब्रिटिश एक ऑफिसर ने वो म्यूटिनी की वहां पर। डोगरा, जो हमारे जो डोगरा के जो अच्छा, आर्मी थी ये वो, नहीं पता था। जी, उस टाइम पे गिलगिट में, बल्तिस्तान में जो स्कर्दू है वहां पर उन्होंने बगावत करके ये ऐलान किया, ऑल मेन किल्ड, ऑल मेन विमेन रेप्ड। दिस इज द, वहां पे डिक्लेरेशन वहां से आया। एंड नवंबर 1 को दे डिक्लेयर्ड एक्सेशन टू पाकिस्तान इन November 1, ठीक है। पर ये हो नहीं सकता, क्योंकि October 27 को इट बिकेम इन सोवरेन टेरिटरी, तो मतलब वो वैलिड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट ये है। अभी ये इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि अगर आप किसी भी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी ऑफिशियल को पूछोगे कि क्या गिलगिट बल्तिस्तान जो है, अगर आप मैप फिर से लगाएं, ये मैं आपको, आपके श्रोताओं को या देखने वालों को इंपॉर्टेंट ये, अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछोगे ना मसला कश्मीर क्या है, वो तो कहेगा भाई ये जो जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, वो सिर्फ वही है। गिलगिट बल्तिस्तान तो कहता है कि उन्होंने हमारे साथ में इलाक किया, मतलब एक्सेशन किया 1 November 1947, वो तो टेबल पे है ही नहीं, वो तो टेबल पे है ही नहीं। और इस एरिया से हमारा जो बनता है कनेक्शन, वो सेंट्रल एशिया के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू, वखान कॉरिडोर के थ्रू बनता है, और इसी एरिया के थ्रू उनका लैंड बॉर्डर अभी चाइना से बन रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए जम्मू कश्मीर से उनका लैंड बॉर्डर नहीं बनता। अगर जम्मू कश्मीर जो है, अगर ये इसका जो फैसला अगर इंडिया ले भी लेगा, पर उनके लिए जी। चाइना के साथ में लैंड बॉर्डर होना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आपका इसीलिए सीपेक इधर से ही आता है ना, गिलगित बिल्कुल बल्चिस्तान। बल्तिस्तान से आता है, और ऊपर से जो खुंजरा पास है, 3 पास है ना, मिंटाका पास, खुंजरा पास और किलिक पास, और फिर यहाँ पर जो इंडिया साइड पे यहाँ पर है वो एक काराकोरम पास। तो ये 4 पासेस है वहां पर। उसमें जो खुंजरा पास है, ये शाखसगांव वैली के 100 किलोमीटर वेस्ट पे अगर आप देखोगे ना, टिप वहां पर, तो वहां पे खुंजरा पास है, वहां के थ्रू जो सी पैक आता है, वो कश्मीर, जम्मू या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में दाखिल ही नहीं होता। तो पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है गिलगित बल्तिस्तान से। इसलिए अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछोगे ना कि गिलगित बल्तिस्तान हमें दे दो, तो वो आपको माँ बहन की गाली देगा, because they know the importance of this one, and Indians have failed to understand the importance of this one. तो ये होल टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही था कि शाक्सकाम वैली, विच इज अ लिटिल बिट ऑफ इंडिया इन द सेंट्रल एशिया, और गिलगित बल्तिस्तान जो है, अगर आप अभी एक और जो मैंने मैप भेजा था आपको, जो डिस्ट्रिक्ट्स है, ये सारे भारतीयों को पता होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं। तो अगर आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो ये गांछे जो है, गांछे डिस्ट्रिक्ट, इसको लग के सियाचिन ग्लेशियर आता है, ठीक है। तो गांछे डिस्ट्रिक्ट में सियाचिन ग्लेशियर आता है। और आपके ऊपर हो गया शिगर। शिगर जो एरिया है, शिगर और हुंजा, ये आपका आता है जो काराकोरम माउंटेन्स है ना, ये दो, और गांछे एरिया में, तीनों से नॉर्दर्न साइड से पूरा काराकोरम माउंटेन ऑल द वे टू गिजर, वहां से होता है काराकोरम माउंटेन्स, ठीक है। शिगर हो गया, हुंजा हो गया, ठीक है। वहां पे अलियाबाद है, फिर देर आर खारमांग। खारमांग एरिया जो है, यहाँ पर आपको जो बॉर्डर हमारा लगता है वो कारगिल का एरिया वहां पे आएगा। स्कर्दू जो एरिया, वो भी जो हमारा जो लद्दाख का जो एरिया है वहां पर आता है। फिर अस्तोर, फिर दियामर। दियामर में सबसे वो जो डेंजरस माउंटेन टू क्लाइम है, नंगा पर्वत,
जो वन ऑफ द टॉप 5 माउंटेन्स हैं वर्ल्ड का, वो वहां पर है। और वो कहते हैं वहां से ये जो हिमालय जो है ना पर्वत, हिमालय जो पर्वत का जो शुरुआत होती है वो माउंट नंगा पर्वत से होती है, वो दियामर में होता है। तो उस रेंज शुरुआत वहां से होती है, जो हिमालयस ऊपर है उसके। हिमजा मैंने कहा कि वहां से शुरुआत होता है, वहां पर है काराकोरम माउंटेन्स। तो आपको वो माउंटेन रेंजेस की इंपॉर्टेंस है। और गीजर से आपको आपको आपका बॉर्डर लगता है जो पाकिस्तान का जो चित्राल एरिया है, और स्कर्द जो वखान कॉरिडोर से जो वो लगता है हमारा बॉर्डर वहां पे। तो ये सब एरिया, और बीच में आपका गिलगिट और नगर है। तो ये लगाकर आपका सारा डिस्ट्रिक्ट्स हो गए गिलगिट बल्तिस्तान के, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरी इंडियन शुड नो दीज नेम्स ऑन द बैक ऑफ द हैंड। क्योंकि अगर किसी पाकिस्तानियों को पूछोगे ना कश्मीर के जो नाम, वो आपको बता देगा, पर शायद ही कोई इंडियन होगा, बहुत कम तादाद में होंगे जिनको इस क्या हमारे कंट्री के खुद के एरियाज के बारे में पता होगा। जी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नहीं, ये एक तो एक सैड पार्ट है कि हमें पता नहीं है, और ये सैड और हो जाता है कि हम जीबी को अपना एरिया ही नहीं मानते। हम जस्ट पीओके या पीओजेके बोल देते हैं। तो गाइस, प्लीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितनी चीज़ें इम्पोर्टेंस है और कितनी चीज़ें हम एक नैरेटिव सेट हुआ है उसके बेसिस पे हम चलते जा रहे हैं और रियलिटी नहीं देख रहे हैं। बिकॉज़ अगर हमको देखना हो तो पूरी रियलिटी देखनी है। अगर हम रियलिटी नहीं देखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पीओजेके आने के बाद भी अगर जीबी हमारे पास में नहीं आता। ठीक है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट टाइम जभी भी आपका पाकिस्तान के साथ काउंटर हो तो ये ज़रूर बताइएगा। सो उनके साथ भी फन करिएगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ज़रूरी है। जी, तो अब इसमें मैं ये देखता हूँ सर कि ये तो हमने ज्योग्राफी और डिटेल में देख लिया कि एक्चुअली में हुआ क्या था वहाँ पे और क्यों ये रुका गया था। बट अगर मैं देखता हूँ आज के टाइम में जो पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रही है पीओजेके जीबी में, अभी देखेंगे कि जहाँ पे ये न्यूज़ आती है कि जो जीबी का स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ कि गिलगित में तो ऑलरेडी शिया पॉपुलेशन थी, जो पहले से थी। लेकिन ये जो बाल्टिस्तान है उसमें इन्होंने पाकिस्तानियों ने सुन्नी को भी लाके रख दिया। और पॉपुलेशन जो देखेंगे वो 49 और 51% ऐसा कुछ अराउंड आ गया है जो डेमोग्राफी है। तो उसमें भी ये लोग हार्डकोर हो गए हैं। जो इनका और पीओजेके को भी मैं इंक्लूड करता हूँ जीबी के साथ कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत हार्डकोर पॉपुलेशन है। लेकिन ये लोगों का अभी प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो क्या हमें इनको ये पार्ट को इंडिया में लेना अभी वैलिड है कि इतनी हार्डकोर पॉपुलेशन अगर इंडिया में आती है, ठीक है? या फिर आप अगर उनका माइंडसेट का अभी थोड़ा बताना चाहें कि उनका माइंडसेट क्या है और वो लोग क्या इंडिया में आना चाहते हैं? और अभी जो रिसेंटली हमने देखे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं रेगुलरली, तो वो किस बेसिस पे हो रहे हैं और वो क्या चाहते हैं वहाँ के लोग? और उनकी मेंटालिटी क्या है? मेन तो अभी ये है कि उनकी मेंटालिटी क्या है? फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम लेना चाहते हैं उनको कि नहीं लेना चाहते, बट उनकी मेंटालिटी क्या है सर अभी? आप अगर वो बता पाएँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इस तरह से बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपने करेक्टली कहा। देखिए, हमें हमारे गिरबान में झाँक के देखना पड़ेगा कि हमारी भी गलतियाँ हुई हैं। क्या मैं अगर आपको पूछूँ या आपके श्रोताओं को पूछूँ कि जैसे कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन के बाद में पूरे दुनिया में हो हल्ला हो गया था। ठीक है? पाकिस्तान ने काफ़ी फोरम्स पे उठाया, काफ़ी उसको नाम उछाला। ठीक है? क्या हमने, जब जो आर्टिकल 370 का पाकिस्तान में इक्विवेलेंस था, जो स्टेट सब्जेक्ट रूल कहते थे, जब वो एब्रोगेट हुआ, क्या किसी को पता भी है कि कब एब्रोगेट हुआ? क्या किसी को पता है कि उसके बाद में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं वहाँ पर? देखिए, जब आप कंसर्न्ड ही नहीं होंगे अपने खुद के देश के का लैंड के बारे में, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता उस वहाँ पर। ये मैं बहुत कटु शब्द ये है, पर ये बोलना ज़रूरी है। एक झंझोड़ना हमारे देशवासियों को अपने नींद से झंझोड़ना ज़रूरी है। ये हमारे देश का हिस्सा है, बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। और हमें ये समझना है कि जो स्टेट सब्जेक्ट रूल था पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में, वो 1974 में एब्रोगेट हुआ, भुट्टो के दौर पे। उसके बाद में वहां पर पाकिस्तानी पंजाबी और पश्तून को बेशुमार नंबर्स में सेटल किया गया। वहां की डेमोग्राफिक्स को चेंज कर दिया गया।
ये काम हुआ है वहां पर, आप जैसे कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। और इसके वजह से ये प्रॉब्लम आई है कि वहां के जो जो ओरिजिनल जो लोग हैं, बाशिंदे जो हैं, गिलगिती हैं और बल्तिस्तानी जो हैं, अब वो माइनॉरिटी हो गए हैं। उनको रेडिकलाइज किया गया है। उनको उनको प्रोटेस्ट करने पे उनके औरतों को उठा के लेके जाते हैं। उनके उनके जो बाबा जान, जो उनके एक लीडर हैं, उनको कितना ऐसा जेल में डाल दिया, काल कोठरी में, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। कितने बेशुमार वहां पे लीडर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके उनके जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो लैंड है, चाइनीज आके वहां पे माइनिंग कर रहे हैं और सारा सामान वो लेकर जा रहे हैं थ्रू द काराकोरम पास, ठीक, सॉरी, थ्रू द खुंजराब पास, जो सीपेक जो है, सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वहां पे कोई सवाल नहीं पूछ सकता पाकिस्तान आर्मी को, ठीक है। वहां पे वहां पे उनके पास, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जिस पे बात कर रहे हैं हम, कि पाकिस्तान ने इस एरिया को वो एनेक्स नहीं किया। मतलब जो पाकिस्तान का जो डेफिनेशन है, वो व्हाट मेक्स अप पाकिस्तान, वो सिर्फ 4 सूबे हैं, बलूचिस्तान, सिंध, केपीके और पंजाब। ये जो है, इनकी एक सैटेलाइट है, जैसे उनकी कॉलोनी बोलते हैं ना, कॉलोनाइजर्स, दे आर कॉलोनाइजर्स। वहां पे जाके कुछ भी कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज, जैसे ब्रिटिश ने, इंडिया इज अ कॉलोनी, यहाँ पे रिसोर्सेज लेकर लोगों को एक्सप्लॉइट करके, कोई लीगल वैल्यू तो था नहीं उनका। वी आर नॉट पार्ट ऑफ, यू आर नेवर पार्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, राइट? वी आर जस्ट अ कॉलोनी। तो we were used and thrown away. Same way Pakistan is using POJKGB and will, but it is an integral part of India. ये बहुत जरूरी है। इसके आपने पूछा कि अभी वहां के लोग जो हैं, अब ये जो लोग सेटल हुए हैं, पंजाबी और पश्तून जो हैं, वो थोड़ी ना जीबी के साथ में लॉयल्टी, उनकी लॉयल्टी तो पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। इसीलिए कमिंग बैक टू द मेन मुद्दे के बाद में, ये हम टेरिटरी भारत को लेना है और जरूर लेना है, और ये लेंगे हम अपने टाइम पे और हमारे वही समय पे। और जब भारत के जो सिविलियन गवर्नमेंट है और जो हमारी हमने जब इंस्ट्रक्ट किया हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, देखिए हमारे आर्म फोर्सेस ऑल द टाइम रेडी है। उनकी तैयारी, हमें, उनका काम ही है ना, उनका काम ही ये है कि हमारे देश की दिफा करना, हमारे देश की डिफेंस करना। तो ये हमारे वॉर प्लान्स होते रहते हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। अगर जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का कॉल आया कि भाई हमें ये पॉलिटिकल अचीव करना है थ्रू थ्रू मिलिट्री मींस, क्योंकि हमने पाकिस्तान को बहुत बार कहा है कि उस एरिया को वेकेट करो, अगर डिप्लोमेटिक वे से नहीं सॉल्व होता है तो फिर हमें आर्म्ड वे से करना पड़ेगा। और वो एट द मोमेंट अगर आप मुझसे पूछें तो राइट टाइम नहीं है। हमारा एक विजन है 2047 का, जो विकसित भारत का जो है, जहां पर अभी अमृत काल में है, हमें प्रोग्रेस करना है। और जिस तरह से टेम्पलेट जो पाकिस्तान ने किया है, इसके बेसिस पे भारत ने, जैसे बांग्लादेश में किया, अपने लोगों को मारना, जेनोसाइड करना, ये उनकी आदत है। पंजाबी आर्मी जो है पाकिस्तान की, इनकी आदत है। इन्होंने वही चीज अब बलूचिस्तान में कर रहे हैं। यही चीज वो पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, अगर आपने रिसेंटली देखा, वहां पे जो क्लैशेस हुई हैं, राइट, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, और यही क्लैशेस वहां पे आवाज उठ रही है गिलगित बल्तिस्तान में, कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। ये सब नारे निकल रहे हैं वहां पर। तो इसका फाइनल सोल्यूशन जो होता है ना, वो मैं इस तरह देखता हूं कि अभी नहीं तो फ्यूचर में, जब भी टाइम इज राइट, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जब चाहेगी, तब ये एक्शन होगा, इस एरिया को लिबरेट किया जाएगा। और जितने भी लोग जो इम्प्लांट किए गए हैं पाकिस्तान से, उन्हें अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन जो 1947 का हुआ, उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान को। इस एरिया को पूरी तरह खाली करना पड़ेगा। और जो मूल निवासी है वहां के लोग, जो बहुत कम पॉपुलेशन है, मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा से छोटा इलाका जो होगा ना, उसमें उसकी भी पॉपुलेशन जो होगी ना, ये सारा पूरे गिलगित बल्तिस्तान से ज्यादा होगी। आप ये समझ लो बात कि कितनी कम पॉपुलेशन। भारत तो दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है, तो मैनेज कर सकता है।
मैनेजमेंट की तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं, है ना? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि जो कंट्रीज की जो सॉवरेनिटी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंट्रीज की जो सॉवरेनिटी होती है ना, वो कभी भी रिलिंक्विश नहीं करते, जो छोड़ते नहीं है। अजरबैजान और आपने आर्मीनिया का 2020 में वॉर देखा, उन्होंने 1994 में भी फाइट किया था जब अजरबैजान हारा था नगोर्नो कराबाख, ठीक है? और उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि ये हमारी टेरिटरी है। जब उनको मौका मिला, जब उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ी, उनके ऑयल इंपोर्ट से उन्होंने अच्छा खासा मिलिट्री बनाई, उन्होंने उस एरिया को वापस ले लिया। आज के तारीख में पीस ट्रीटी साइन हुई है। पाकिस्तान ने एक पहली एक इन द पास्ट भी सरेंडर किया हुआ था और मेरे ख्याल से अगर फ्यूचर में आए तो उसके आसार भी दिखते हैं मुझे कि पाकिस्तान एक और बार सरेंडर करेगा और उसके बाद में फिर जो पाकिस्तान का जो बचा-कुचा पार्ट है, उसके साथ में हम भारत डिप्लोमैटिकली डील करेगा। जी, आप म्यूट एब्सोल्युटली कर जो आपने कहा हाँ, नहीं आपने जो कहा वो सही है। बट अभी इसमें एक और चीज़ देखते हैं, अभी मैं थोड़ा-सा मिलिट्री पर्सपेक्टिव आता हूँ, फिर बाद में हम एक और चीज़ पे जाएँगे बिकॉज़ ये अब डिस्कशन हो ही गया है। सी वहाँ की पॉपुलेशन तो आई डोंट थिंक सो इतनी वो काम है रेडिकलाइज़्ड इसमें इस तरीके से है, जो अभी प्रोटेस्ट हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ के लीडर ने बोला था कि हम जम्मू-कश्मीर को जुड़ना चाहते हैं, जम्मू-कश्मीर को एक करना चाहते हैं, उन्होंने भारत से जुड़ने को नहीं बोला। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी काफ़ी खुश हो रहे थे लोग कि पीओजेके में वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीओजेके जीबी में, तो अब इंडिया से मिल रहा है, ये हो रहा है। बट वो जो कमेंट दे रहा था कि हमको जम्मू कश्मीर चाहिए और सेकंड थिंग बोल रहा था जब उन पे आर्मी वालों ने आर्मी पाकिस्तानी आर्मी अत्याचार तो करती है। तो उसमें जब अत्याचार हो रहे थे तो बोला था कि मुस्लिम होके आप मुस्लिम पे अत्याचार कर रहे हो। बोले मुस्लिम पे अत्याचार तो हिंदू करता है। हिंदू हिंदू करे तो समझ में आता है वो तो काफिर है लेकिन आप मुस्लिम होके मुस्लिम पे करते हो तो ये उनका माइंडसेट है अब ऐसे माइंडसेट वालों को आप इंडिया में लाओगे तो फिर तो कोई लॉजिक बनता नहीं है और ऊपर से हम फंस और जाएंगे तो इसमें मेरी अजय रैना सर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें हमको 10 इयर्स का एक पूरा उनको एक सेपरेट रखना पड़ेगा अंडर इंडियन कंट्रोल बट उनको पूरा एजुकेट करना पड़ेगा उनको डिटेंशन कैंप टाइप बट उनके एरिया में ही रख के और उनको डी रेडिकलाइज करना पड़ेगा तो ही हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उनको खाली करना पड़ेगा अदरवाइज हम उनको ऐसे ही नहीं ले सकते तो तो मेरा 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 तो मानना है हम्म, कि ये जो पहला जो पार्ट है ना, वो वर्केबल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, हमें ये नहीं भूलना है कि कुछ हार्ड डिसीजंस होते हैं ना, कंट्री को लेने पड़ते हैं। खुद के भारत को अगर वो होता है सेल्फ प्रिजर्व करना है, जो भारत हमने इतने इंडिपेंडेंस के बाद में जितना मेहनत करके हमने मेहनत मुशक्कत करके जहाँ तक हम पहुँचे हैं, ठीक है? इसको हमें नष्ट नहीं करना है, रेडिकल लोगों को लेकर। देखिए, आपको पता है कि कितने सारे हिंदू और कितने सारे जो सिख जो भाई हैं, भाई-बहन जो है, 47 में अपने सारा घर-बार छोड़कर सरहद के इस पार आ गए। उन्होंने सैक्रिफाइस नहीं किया। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि भाई उनको लेना पड़ेगा? नहीं, उनके लिए एक मुल्क बनाया गया 1947 में। उन्होंने मांग की थी कि जो सबकॉन्टिनेंट का जो मुसलमान है, उसके लिए एक मुल्क बनाया जाए। वो वहाँ के लोग हैं। वो उसको वहाँ पे घर जाना पड़ेगा वापस। ये बात ये जो है ना, करेक्ट इससे मैं वो जो साहब थे, मैं जी 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 उनको जी प्रणाम भी करता हूँ और थैंक भी करता हूँ, भारत के को सर्व करने के लिए और पर मैं इस बात से एग्रीमेंट नहीं हूँ कि हमें लेना पड़ेगा उनको। दे हैव टू गो बैक होम। उनके लिए एक मुल्क बनाया गया है, उसका नाम है पाकिस्तान। दे हैव टू ऑल नहीं गो नहीं बैक उन्होंने भी होम। ऑप्शंस दिया था देखिए वही उन्होंने देखिए भी ऑप्शंस देखिए ही दिए दिनेश थे भाई, जी मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर 1947 में अगर प्लेबिसाइड होता, तो ये तो भारत को मिलता। तो उनको सारा कुछ निकलना पड़ता एज़ पर यूएन रेज़ोल्यूशंस। अभी तो उन्होंने डेमोग्राफिक्स चेंज कर दी, तो आप तो वहाँ पे तो प्लेबिसाइड होने से रहा, है ना? उन्होंने गेम का जो रूल्स है ना, उसको बदल दिया। तो अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता बट टू वेकेट। उनके पास एक ही ऑप्शन है। मैं कह रहा हूँ कि वो पहला ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं है। जी भारत खुद को के सिक्योरिटी के लिए वो ऑप्शन इम्प्लीमेंटेबल नहीं है और दूसरी बात जो है कि उनका एक घर है जहां से वो आए थे
स्टेट सब्जेक्ट रूल को एब्रोगेट करने के बाद में 1974 में उनको वापस जो बंटवारा जैसे हमने सैक्रिफाइसेस किए हैं, उनको भी सो कॉल्ड सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो बेसिस है दाखिल होने का भारत के टेरिटरी में, उसको तो वो तो कभी लेजिटिमेट मान ही सही नहीं है। सकते। हाँ, तो हम इलीगल उसको, ऑक्यूपेशन है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब हम इस बात को हुँ, एंटरटेन करते हैं, हम इसको ये करते हैं कि भाई वो लेजिटिमेट लोग हैं, वो लेजिटिमेट लोग नहीं है, इनको वापस वापस पाकिस्तान अपने घर जाना पड़ेगा। जो वहां के मूल निवासी हैं, गिलगिती है और बल्तीज है, जैसे कि मैं आपको उसका एक मिसाल देता हूं, उसके बाद में आई विल गिव इट बैक टू यू। कि देखिए, जब 1974 में हमने भोगदांग, तुर्तुक, थांग और इस एरिया जो बल्तिस्तान का एरिया हमने लिबरेट किया था, वहां के लोग अगर जाओगे तो ये प्रो इंडियन है, दे लव इंडिया, दे आर हैप्पी इन इंडिया। ये हैं बल्ती लोग, ये तो ओरिजिनल लोग हैं वहां के। हमें वहां के जैसे वहां पे जो जो नहीं लिबरेट कर पाए, जो उस टाइप जो थांग जो लास्ट विलेज है बल्तिस्तान का इंडिया में, फ्रानो करके है, वो हम नहीं लिबरेट कर पाए। उन जैसे लोग जो हैं, वहां के मूल निवासी जो हैं, उनको हम ले सकते हैं, पर वहां पे जो जो सुन्नी और जो इम्प्लांट है ना, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, उनको वहां पे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। जी। नहीं, उनका भी यही था। नहीं, सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, वी कैन नॉट टेक देम, करेक्ट। तो अभी आप मुझे थोड़ा-सा बता पाएँगे कि जो पाकिस्तान आर्मी है, सी बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं हमको पता है, केपी में क्या कर रहे हैं, बट ये पीओजे के जीबी में भी उनका उतना ही आतंक है, आई कैन से पाकिस्तानी आर्मी का जितना बलूचिस्तान में, लेकिन बलूचिस्तान की न्यूज़ आ जाती है, अनफॉर्च्यूनेटली पीओजे के जीबी की नहीं आती और हमारी मीडिया भी नहीं उठाती उसकी। आई डोंट नो व्हाई वो लोग नहीं बात करते हैं, बट करनी चाहिए थी और ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो वो कितना आप अगर थोड़ा बता पाएँ कि कितना हैरेसमेंट है पाकिस्तानी आर्मी का उधर और लोगों को किस तरह से वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं और लोग क्या कंडीशन में रह रहे हैं? और इतना कंडीशन में रहने के बाद भी वो लोग इंडिया से नहीं जुड़ना चाहते, बट क्या उनका कंडीशन है, आप थोड़ा बता पाएँ हमारे दर्शकों को कि वो लोग किस जी। सिचुएशन में ले रहे हैं और चाइना का कितना इम्पैक्ट है? इसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा कि पीओजे के जीबी में पाकिस्तान तो एक एंटिटी है, लेकिन जब से सीपेक बना है तब से चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है पूरा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर हम ये वॉर लड़ते हैं तो इसमें चाइना के अगेंस्ट भी हमको लड़ना पड़ेगा, खाली पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये अब ट्राई वॉर हो गया है, एक ड्यूअल नहीं रहा। तो उसमें पाकिस्तान का भी क्या रोल है और क्या इम्पैक्ट करता है पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट पीओजे के जीबी में हमारे अगेंस्ट? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, पाकिस्तान जैसे मैंने कहा उसको एक एक कॉलोनी की तरह ट्रीट, सारा कंट्रोल, सारा उनके फाइनेंसेस, सारा उनके जो बजट्स, वो जो एलोकेट होते हैं वो इस्लामाबाद से होते हैं। तो मतलब जो उन्होंने एक नेम सेक वहां पे जो वो अपने आप के एंटिटी को आजाद, सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर बुलाते हैं, उनका एक प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है। ये खाली टाइटलर है, कोई इनके पास पावर नहीं है। इनको क्या किया है वहां के लोगों, जो अशराफिया जो है, जो उनका जो लीडरशिप है, उनको ये पैसे फेंक कर, थोड़ा सा उनको फैसिलिटीज देकर इनको खरीद लिया। आपको पता है कि वहां का जो सोकल पार्लियामेंट है, उसके अंदर वो कहते हैं कि हम आजाद है। आजाद, आपको पता है कि जब वो इलेक्शंस के लिए खड़ा होता है कोई भी कैंडिडेट, तो उनको एक कमिटमेंट देना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि आई कमिट टू द एक्सेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू पाकिस्तान। ये कमिटमेंट लेने के बाद में वो लड़ सकते हैं इलेक्शंस वहां पर। समझ गए बात को? इस तरह का कंट्रोल है। दूसरा, अगर आपको पता है कि आज के ज़माने में हम भारत में इंटरनेट और दुनिया में एक्चुअली इंटरनेट सपोज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट। सारा कुछ ट्रांज़ैक्शन, सारा कम्युनिकेशन, सारा इंटरनेट से होता है। तो इस एक तरह से वो फंडामेंटल राइट हो गया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में और गिलगित-बल्तिस्तान में ये जो फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने स्क्वॉश कर दिया। अगर आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए, तो वहां पे पाकिस्तान जो प्रॉपर में जो उनके जो सर्विस जो होता है, टेलीकॉम सर्विसेज, वो नहीं चलते। वहां पे पाकिस्तान आर्मी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और
ये सर्विस के थ्रू सारे लोगों पे कंट्रोल मॉनिटर करती है, ठीक है। तो इससे ज्यादा सब्जुकेशन कोई लोगों का नहीं हो सकता, ठीक है। और उस कंपनी का नाम, जो आर्मी की कंपनी है, जो टेलीकॉम कंपनी, उसका नाम है एस्कॉम। तो जब आप इस तरह का कंट्रोल रखते हो, सारे फाइनेंसिस रखते हो, आपने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिया है, तो आप वहां के लोग तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस पाकिस्तान आर्मी का है। अगर आप कुछ उनका जो पाकिस्तान स्टेट के अगर खिलाफ कुछ बोलोगे, तो आपका आपका हशर आपको पता है क्या होगा। एक एक जो जो कंट्री जो है, जो स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर है, आप उसको ही धमकी देते हो, आपको पता है क्या होगा। जो जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है, जिसका जो करता धरता आईएसआई है, आप उसके सामने क्या अपनी दलीलें रखोगे। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं जी। जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो आपने कहा एकदम सही है, बट इसमें जो चाइना का रोल है, जी। आप वो चाइना का रोल बता पाएंगे जी जी। जी जी चाइना, देखिए मैंने कहा ना, जैसे सीपेक जो बना है, ये होता है इन्फ्लुएंस बढ़ाने का, ठीक है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब 1963 का जो वो शख्सकाम वैली का जो उनका जो दे गिफ्ट किया ना पाकिस्तान ने, तो वो ट्रीटी में, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई सर्च करेगा तो देखेगा, उसके जो कंडीशंस है ना, जो एग्रीमेंट्स के अंदर, एक पॉइंट मैंने नोट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि अगर भारत उस एरिया पे पे लड़ता है, या वहां पे ऑक्यूपाई करता है, या वापस ले लेता है, लिबरेट करता है, उसका डिफेंस चाइना नहीं करेगा, वो पाकिस्तान करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने ये बोला कि हम उस एरिया जो हमें फ्री मिला है, हम हाँ हाँ हाँ। हमारे वी विल नॉट शेड आवर ब्लड। ये पाकिस्तान ने दिया है, वो पाकिस्तान लड़ेगा हमारे लिए। ये बहुत कहलाता है कि, इसीलिए, पर देखिए चाइना ने कभी भी 71 वॉर में, 65 वॉर में और कारगिल वॉर में कभी भी अपना हाथ गंदा नहीं किया है, और नहीं करेगा। इनफैक्ट मुशर्रफ का जो रिकॉर्डिंग था, वो जनरल कामरान जो था, उसकी रिकॉर्डिंग उसने चाइना ने लीक की थी, वो होटल रूम में कहीं पे था, यूएस को। ये आप, मैं बता रहा हूं कि आप जितना स्ट्रांग समझ रहे हो, चाइना और पाकिस्तान का ग्राउंड लेवल पे उतना स्ट्रांग नहीं है फंडामेंटली, ठीक है। तो ये समझना है कि पाकिस्तान को डायरेक्टली हेल्प नहीं किया। यस, आर्म्स, असला, उसको टेस्ट आउट करना वो करेगा, क्योंकि उसके इंटरेस्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। JF-17 उन्होंने जॉइंटली किया। अगर आप उसका डिजाइन देखेंगे ना JF-17 का, तो आप उसपे एक चीज सिमिलर करेंगे, वो हु बहू F-16 के जैसा है। कि जब चाइनीज इंजीनियर आए, जब चाइना में, पाकिस्तान में, इन्होंने डुप्लीकेट करके उन्होंने JF-17 बनाया, रिवर्स इंजीनियरिंग करके चाइनीज ने, ठीक है। तो ये सब काम उनमें सांठ-गांठ रहती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान, जो चाइना का रोल जो है गिलगित बल्तिस्तान में, इज टू एक्सप्लॉइट दैट एरिया, वो एरिया को एक्सप्लॉइट करना। वहां के जो खजाने जो हैं, वो, पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, तो जितने भी ये सब इमदाद देते हैं, फाइटर जेट्स खरीदते हैं, अब वो जो 6 जनरेशन की बात कर रहे हैं, वो उनको चाइना ने एग्री किया, वो पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब पैसे लगते हैं ना इसके लिए। वो यही होता है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पे एक्सप्लोर करके वापस लेके जाओ थ्रू सीपैक। रोड तो बन चुका है, ठीक है। तो चाइना का रोल ये है, जस्ट टू थिंक, कि मेरे सूत्रों से पता चला है कि जो ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा बाहर नहीं है, सोर्स आई कैन नॉट रिवील द सोर्स, बट जो बॉर्डर पे जो फायरिंग होती है, जो भारत के साथ में पाकिस्तान के, वहां पे चाइनीज आर्मी के बंदे पाकिस्तान के साथ में ऑपरेट करते हैं टू गेट फील्ड एक्सपीरियंस। और आपको ये भी पता होगा कि काफी जो मात्रा में जो आर्म्स और एमिनेशन जो मिलते हैं, वो चाइनीज ओरिजिन के होते हैं। तो चाइनीज हो बिल्कुल वो, एग्जैक्टली। हाँ, चाइनीज के पास वो तरह की साठ-गांठ है पाकिस्तान के साथ में, कि फील्ड एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि पाकिस्तान को फाइटिंग एक्सपीरियंस है, चाइना को कभी फाइट नहीं किया वॉर। तो उनको एक्सपीरियंस देने के लिए वो वहां पर बॉर्डर पे आ जाते हैं।
तो मेरा तो यही पॉइंट है कि अगर दूसरी बात जस्ट लास्ट पार्ट में कंक्लूड करूंगा इसको कि जितना स्ट्रांग हम समझते हैं ना चाइना और पाकिस्तान को, इतना स्ट्रांग नहीं अगर होता तो चाइना पाकिस्तान को कि जो उन्नति जो इकोनॉमिक होता है उसको उस पर इन्वेस्ट करता, उसको इंश्योर करता, जितना प्रॉस्पेरिटी चाइना में है वो उसके अलाय पाकिस्तान को आता, पर ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट पाकिस्तानियों को वहां पे जाने की वीजा भी लेना पड़ता है इनको, वीजा फ्री एक्सेस नहीं है उनका, वाइल चाइनीज को वीजा फ्री एक्सेस है पाकिस्तान के अंदर। तो ये डिस्पैरिटी है, काफी लोग इसको समझते नहीं है, देखते नहीं है कि इतना श्योर शॉट नहीं है। और भारत के साथ, और अल्टीमेटली भारत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा ट्रेड है, तो वो पाकिस्तान को आर्म्स एम्युनिशन देगा इंडिया को चेक में रखने के लिए, पर वो डायरेक्टली अपना हाथ गंदा नहीं करेगा। ये मेरी एनालिसिस है जी। करेक्ट है, लग भी रहा है ऐसा, क्योंकि हमारे पास पास्ट हिस्ट्री, और जैसे यूएस यूज करता है वैसे ही चाइना यूज करेगा। लाइक 71 65 में यूएस ने वेपन्स दिए थे, खुद नहीं आया था वो फिर एक अलग स्टोरी है, बट नहीं आया था वो, खाली वेपन सप्लाई करता है जैसे सबके साथ करता है। तो इस तरह से चाइना भी यूटिलाइज कर रहा है पाकिस्तान को। सो ये है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बट है सिचुएशन। तो एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे यहाँ पे इंडिया ने बोल दिया कि हमको पीओ के लेना है, पीओजे के जीबी, सॉरी, पीओजे के जीबी लेना है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया, तो क्या हम इतने, आज हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम ले सकते हैं? बिकॉज हमको हिमालयस पे लड़ना है, और हिमालय पे ऐसा सुना है, और बोलते भी है कि हमारे आर्मी वालों से जब बात होती है वो बोलते हैं कि हमको 1:9 का हमको मिलिट्री पावर चाहिए। और दूसरा इसमें एक भी चीज ऐड कर दीजिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम क्यों नहीं किया। ये तो आपने मुझे ऑलरेडी आपने हमें बता दिया था कि अभी करेक्ट टाइम नहीं है, बट अगर लेना हो, हमारी गवर्नमेंट बोल देती है कि लेना ही है, तो क्या इसमें चैलेंजेस आएंगे, और क्यों अभी नहीं कर रहे? अगर आप फिर से एक बार बताना चाहेंगे तो। जी बिल्कुल, ये मैं आई विल आंसर द क्वेश्चन जो आपने पूछा ऑपरेशन सिंदूर में क्यों नहीं किया। देखिए, जब कोई कंट्री इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च करता है, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, राइट? अगर इतनी बड़ी टेरिटरी को करना है तो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अटैक होगा। अगर हमारी खुद के टेरिटरी को लिबरेट करना है तो हम तो हमारे लॉज के अंदर दायरे में काम कर रहे हैं, ठीक है, तू गलत तो कर नहीं रहा है, तो वो होगा, एक सरप्राइज अटैक होगा। अगर आपने देखा ये जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, वो एक एक हाइनेस अटैक जो हमारे देशवासियों पे हुआ, भारत की धरती के ऊपर। पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स आके नहीं किया, इसके नतीजन हमने किया। एक बड़ा लिमिटेड ऑपरेशन था, उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड था, ठीक है। हमने पाकिस्तान को एक जवाब देना था, जो यूनाइटेड नेशंस हर कंट्री को राइट देता है, राइट टू रिस्पॉन्ड, टू डिफेंड आवर सोवरेनिटी, ठीक है। तो भारत ने बड़ा फोकस तरीके से जवाब दिया, एक रिएक्शन हुआ। पर ये जो चीज होते हैं ना, पीओजे के जेबी को लेना वापस, दिस इज एन ऑफेंसिव। आई थिंक उसमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा, क्योंकि जो टेरिटरी है वो 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, बड़ी वास्ट टेरिटरी है, मोस्ट ऑफ इट इज माउंटेन्स। और अगर आपको उस एरिया को लेना है तो आपको जहाँ के जो वैलीज हैं, जो उसको आपको में इंसर्ट होके उस एरिया को डोमिनेट करना पड़ेगा। और वो इजी काम नहीं है, क्योंकि पहले तो टेरेन इतनी डिफिकल्ट है, और वहाँ पे एक्सेस जो होता है वो रोड्स के इतने अच्छे रोड्स नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे काफी माउंटेन्स हैं, तो इसलिए एक्सेसिबिलिटी भी का प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर आप वहाँ पे जाओगे तो जो आपके जो मिलिट्री जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, 9:1 रेशियो होगा, वो काफी हाई होगा। इसके लिए भारत को कुछ नई टेक्नोलॉजीज पे ध्यान देना पड़ेगा, जो ये इसको कंप्लीटली चेंज करे हमारे फेवर में, जहां पर हम बड़े फोर्सेस शॉर्टेस्ट टाइम में उस वहां पर जा सके और कंप्लीट डोमिनेशन करे बिफोर पाकिस्तान रियलाइजेस। मेरे हिसाब से इट पॉसिबल है, पर वो दैट इज फॉर अनदर डिस्कशन विच कैन नॉट बी हैड इन पब्लिक। बट भारत, मैं होप कर रहा हूं कि इस पे काम जरूर करेगा, क्योंकि हमें हमारी टेरिटरी, इट इज आवर ड्यूटी। और एक और बात करूं कि हमारी ड्यूटी कैसे बनती है। 1994 में फरवरी में, अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट में,
unanimous resolution forwarded, put forth by the Congress government कि पाकिस्तान illegally occupied जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है, शक्सकाम वैली की इंक्लूडेड, ये भारत का सॉवरेन टेरिटरी है और हम उसको लिबरेट करेंगे। ये जब पार्लियामेंट विच इज द टॉप बॉडी विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोकसभा, राज्यसभा में जब आप यूनानिमस करते हो, एक कंट्री की वॉइस है, इट्स अ डिटर्मिनेशन ऑफ द कंट्री। जब एक कंट्री की डिटर्मिनेशन है, उस पे तो आज नहीं तो कल उस पे एक्शन होगा और जरूर होगा, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल हमको भी है और हमारी आर्म फोर्सेस पे हमें पूरा विश्वास है कि जब ऑर्डर आएगा, ले आएँगे, ले आएँगे। वही है, वो हमारे और हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि हमारी कैपेबिलिटीज़ कितनी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है एंड इट्स गुड थिंग कि हमारी इतनी कैपेबिलिटी और होगा, ये होगा और जल्दी होगा। बट होपफुली किस हिसाब से है वो हम देखते जाएँगे कि ये तो फ्यूचर में है। तो थैंक यू लेवी जी, आपने अपना समय दिया मुझे और पूरा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताया कि क्या इसकी ज्योग्राफी है, क्या माइंडसेट है लोगों का और हमको लोगों को जानना ज़रूरी है। लोग अगर बोलेंगे कि आप ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से लोगों तक, लोगों के नेचर तक क्यों आ गए? अगर वो हमारा एरिया है, हम उसके बारे में नहीं जानते तो हमें जानना ज़रूरी है, तो ही हम चीज़ समझ पाएँगे। खाली हम टुकड़े में देखेंगे, आज तक हमने टुकड़ों में ही देखा है चीज़ों को। पीओके बोल दिया, पीओजेके बोल दिया, फिर हम जब ओवरऑल नहीं देखेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कुछ कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो थैंक यू सर, आपने पूरा डिटेल में समझाया उसके लिए। एंड गाइज़ वन मोर थिंग कि हम कल सर के साथ हमारा एक और डिस्कशन है ऑन इज़राइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के लिए और हिस्ट्री ऑफ इज़राइल के क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता उसमें। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा शो जो हमारा कल होने वाला है। सो थैंक यू सर आने के लिए, आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत जय बहुत हिंद, जय शुक्रिया। भारत, और वंदे मातरम। जी, जी। जी, और मैं एक और बात ऐड कर देता हूँ कि मेरा जो ताल्लुक है, वो इंडियन जूइश कम्युनिटी से है। तो मेरा एक यूनिक इनसाइट है क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स भी इज़राइल में हैं हुँ, और तो इट्स अ वेरी फॉर मी इट्स आल्सो एन इमोशनल टॉपिक एज़ वेल क्योंकि फैमिली इज़ इन्वॉल्व्ड अ कंट्री जो इज़राइल है। तो उस पे हम कल डेफिनिटली कल बात करेंगे और तो उससे आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग दैट डिस्कशन विद यू एंड आई होप दैट आपके श्रोताओं को ये शो पसंद आया होगा। जो मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं उनको ये शो पसंद आया होगा। तो जय हिंद, थैंक यू सो ओके। मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू।